डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर से लेके आया हूं जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए प्रश्न एक से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक है, अधिकतम कितने आकार या साइज की फाइल जीमेल के जरिए भेजा जा सकता है? 20 MB का, 30 MB का, 15 MB का या फिर 25 MB का? दोस्तों, जीमेल के थ्रू या जीमेल से आप 25 MB की फाइल भेज सकते हैं, क्योंकि जीमेल, आउटलुक और याहू ये तीनों ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको लोग अधिकतर यूज़ करते हैं और एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर ईमेल भेजते हैं। तो याहू और जीमेल ये दोनों 25 MB फाइल को सपोर्ट करता है जो आप भेज सकते हैं, लेकिन आउटलुक मैक्सिमम या अधिकतम 20 MB की ही फाइल को भेज सकता है। अगर आपको भेजना है कोई चीज़, जैसे टेक्स्ट मैसेज हो या फिर कोई ऑडियो मैसेज हो, कोई वीडियो मैसेज हो, कोई PDF फाइल हो, कोई इमेज हो, किसी का फोटो हो, अगर आपको भेजना है तो ये सब तरीके की फाइल आप ईमेल के जरिए एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर भेज सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये है कि जीमेल के थ्रू आप कितना भेज सकते हैं, तो उत्तर होगा 25 MB। यही अगर प्रश्न होता कि याहू के थ्रू कितना भेज सकते हैं, तो भी उत्तर होता 25 MB। लेकिन अगर प्रश्न होता आउटलुक के जरिए आप कितना भेज पाएंगे, तो इसका उत्तर होगा 20 MB। MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स। और ईमेल पे अगर कोई चीज़ 25 MB से ज़्यादा भेजना हो, तब आप कैसे भेजेंगे? तो इसके लिए जो इसके मॉड्यूल्स हैं या हम इसके जो एप्लीकेशंस हैं, उसको वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है या ड्रॉप बॉक्स होते हैं, जिसके थ्रू आप फाइल को उस लोकेशन पे रखें और फिर आप शेयर करके इसको किसी को भेज सकते हैं। ये तो एक अलग की बात हो गई अगर आपको ज़्यादा फाइल साइज की भेजनी है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। दूसरा एक और तरीका कुछ लोग यूज करते हैं कि वो फाइल को पहले जिप करते हैं और फिर उसको भेजते हैं। तो जिप करने से फाइल थोड़ी छोटी हो जाती है, तो भी आप भेज पाते हैं। लेकिन प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर होगा डी, 25 MB। अगले प्रश्न पे आते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में चेकों को तेजी से निपटाने में इनमें से क्या मदद करता है? दोस्तों, बारकोड रीडर इसका उत्तर होगा, MICR होगा, OMR होगा या OCR होगा? दोस्तों, इसका उत्तर होगा MICR। ये MICR होता क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसके थ्रू आप बड़ी संख्या में अगर चेक हैं तो उसको निपटा सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये 9 अंकों का कोड होता है, जो कि किसी चेक में आप देखेंगे तो नीचे एक नंबर होता है, जो सिर्फ नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है, वही MICR कोड होता है। यह एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैंक द्वारा किया जाता है, जैसे कि कोई भी दस्तावेज है उसको पहचानने के लिए कि ये सही है या गलत है, इस चेक को पास करना चाहिए या नहीं। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। OMR क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक छायांकित क्षेत्रों के रूप में प्रश्नावली, बहुविकल्पीय परीक्षा पत्रों को पढ़ने के लिए उपयोग होता है। आपने देखा होगा जब आप कोई बैंकिंग का एग्जाम देने जाते हैं या फिर किसी तरीके का एग्जाम पेपर लिखते हैं, तो वहाँ पे OMR जैसी शीट होती है जहाँ पे आप गोला बना देते हैं और उसको गोला बना के पेंसिल से सिलेक्ट करते हैं और OMR उसको पढ़ के ये समझ जाता है कि आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, कौन सा उसमें से ABCD में से आपने सेलेक्ट किया है। OCR क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर कोई हस्तलिखित या कोई टाइप किया हुआ कोई प्रिंट मटेरियल है जिसकी छवि को कंप्यूटर से पढ़ना है, तो वो OCR के थ्रू हो जाता है। जैसे कि कोई एप्लीकेशन है जिसमें आपको बैंक का अकाउंट ओपन करना है, तो आपने हाथ से पूरा फॉर्म लिख दिया है, अब वो OCR के थ्रू उसको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पढ़ के आपका इंफॉर्मेशन जो भी आपने भरा है उसको कंप्यूटर पे लोड कर देता है।
ठीक है दोस्तों, ये बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर आप देखते होंगे, आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो एक छोटा सा हाथ में एक डिवाइस ले रहता है, उससे उसको पढ़ लेता है रीडर उसको पढ़ लेता है और वही एक बारकोड रीडर है। या फिर आप अपने मोबाइल पे कोई आपके पास ऐप है जैसे पेटीएम है या फिर गूगल पे है, उसके थ्रू आप एक बार जनरेट होता है जो कोड बार कोड जो जनरेट होता है उसको भी आप डायरेक्ट स्कैन कर लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से बार कोड रीडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग इनमें से कौन से कार्य करने के लिए नहीं किया जाता है? खाते का विवरण देना या फिर ऋण के लिए आवेदन करना, खाते से नकद निकालना या हाल ही के कार्य का विवरण देखना। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं? दोस्तों मुझे पक्का पता है कि ये प्रश्न का उत्तर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा खाते से नकद निकालना। आप नकद तो एटीएम से निकालते हैं या बैंक में जाते हैं, वहाँ आप फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म के बेसिस पे आप अपना चेकबुक या फिर आप अपने पासबुक को बैंक में दिखाते हैं और आपको पैसा निकाल पाते हैं। लेकिन अगर खाते का विवरण देखना है, खाते को ऋण के लिए एप्लीकेशन देना है या फिर अभी आपका कितना कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है आपके बैंक में उसका पूरा ब्यौरा देखना है, तो आप डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग से देख सकते हैं। तो इसीलिए उसका उत्तर होगा कि जो आप नहीं कर सकते हैं वो है खाते से नकद निकालना। अगले प्रश्न पे जाते हैं। आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है? टी का तो आरटीजीएस में टी का जो अर्थ है वो टुडे है या ट्रांसफर है या ट्रेडिंग है या टाइम है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा टाइम। तत्काल सकल निपटान, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है जब आप किसी बैंक में जाते हैं और कहते हैं, फॉर्म भरते हैं, कहते हैं कि मुझे अपना कुछ पैसा किसी के अकाउंट में डालना है और मुझे आरटीजीएस के थ्रू करना है, तो बैंक आपका अकाउंट नंबर से जिसके अकाउंट में पैसा भेजना है उसको आरटीजीएस के थ्रू पैसा भेज देता है और ये पैसा तुरंत क्षणिक चला जाता है, 5-10 मिनट के अंदर जिसके पास भी आप भेजते हैं उसको मिल जाता है। तो इसीलिए इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो टी का मतलब है टाइम, उत्तर होगा इसका डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केवाईसी मापदंडों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को आधारित रूप से वैध माना गया है? पासपोर्ट को या आधार कार्ड नंबर को या फिर पैन कार्ड को जिसको हम स्थायी खाता संख्या बोलते हैं या फिर इन सभी को? तो इसका सही उत्तर होगा सबको। इनमें से आप कोई भी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के या आइडेंटिटी कार्ड का फोटोकॉपी दिखा के आप केवाईसी के मापदंडों की पूर्ति कर सकते हैं। अगर हम देखें कि केवाईसी हम कहते किसको हैं, इसका पूरा नाम है नो योर क्लाइंट। कुछ लोग इसको कहते हैं नो योर कस्टमर, मतलब आप कस्टमर को क्या जानते हैं उसके बारे में। तो आपने उसका पासपोर्ट लेके रखा है, मतलब उसकी पूरे घर की इंफॉर्मेशन, उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका पता, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो वो कोई भी कह सकता है कि हाँ मैं इस आदमी को इस चीज़ों से जानता हूँ, उसके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन जानता हूँ या फिर उसके आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन जानता हूँ या फिर पैन कार्ड भी के थ्रू भी जान सकता हूँ, क्योंकि पैन कार्ड भी में सब इन्फॉर्मेशन होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी सोशल वेबसाइट का उदाहरण नहीं है? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फ्लिपकार्ट? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है ये एक ई कॉमर्स साइट है जहाँ पे आप किसी तरीके की शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप कपड़े खरीद सकते हैं, आप ग्रोसरी का सामान खरीद सकते हैं, रोजमर्रा वाले सामान खरीद सकते हैं, तो इसको हम ई कॉमर्स साइट कहते हैं। तो इसीलिए फ्लिपकार्ट जो है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि ये एक सोशल वेबसाइट नहीं है,
लेकिन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये तीनों सोशल वेबसाइट है। सोशल वेबसाइट का मतलब है कि सामाजिक तरीके से आप किसी दूसरे समाज में किसी दूसरे लोगों से आप नेटवर्क बना सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके और अपने विचार आपस में शेयर कर सकते हैं, संबंध आपस में बना सकते हैं। इसी चीज़ को हम सोशल वेबसाइट कहते हैं या सोशल साइट कहते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे व्यक्ति जिनकी रुचियां अथवा गतिविधियां समान होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, उस बारे में बातचीत करते हैं। लिंक्डइन पे एक प्रोफेशन का कोई आदमी दूसरे प्रोफेशन के आदमी से बात कर सकता है, जैसे कि कोई एक किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है, दूसरा भी किसी प्राइवेट नौकरी में करता है, तो उसने अपना प्रोफाइल बना हुआ है, दूसरे ने भी अपना प्रोफाइल बनाया है। तो अगर किसी एचआर को देखना है कि हाँ मुझे इस तरीके के प्रोफाइल के लोगों की ज़रूरत है, तो लोग लिंक्डइन पे जा सकते हैं और वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सेम इंस्टाग्राम में है और फेसबुक में है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? आप बिजली का भुगतान नहीं कर सकते हैं, या फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, या फिर बीमा पॉलिसी प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, या फिर नकदी से जुड़े लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के जैसा एक प्रश्न हम पीछे देख चुके हैं, अतः इसका उत्तर होगा नकदी से जुड़े लेन देन, ये हम नहीं कर सकते हैं। बाकी हम इनमें से ऊपर के तीनों जो ऑप्शंस मेंशन्ड हैं, ये तीनों ऑप्शंस को हम कर सकते हैं। बिजली का भुगतान भी मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भी भेज सकते हैं, कोई बीमा पॉलिसी करवा सकते हैं, या फिर बीमा पॉलिसी को में कुछ अपडेट करना है, कोई चीज़ उसमें ऐड करना है, डिलीट करना है, वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन हम नगद पैसा नहीं निकाल सकते हैं, या नकदी से जुड़ा हुआ काम हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्यूआर कोड का प्रयोग पहली बार किस सन या किस ईयर में हुआ था? 1993 में हुआ था, या 96 में हुआ था, या 92 में हुआ था, या फिर 1994 में हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, 1994 में हुआ था। 1994 में जापानी ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब द्वारा आविष्कार किया गया था। अब बारकोड होता क्या है? ये एक मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेबल है जो कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन रखता है जिसको आप अगर स्कैन करते हैं तो उसकी एक्चुअली कोड का पता चल जाता है, और अगर कोड मैच हो गया तो आपका जो भी आप काम के लिए वो कर रहे हैं, जो भी पैसा देने के लिए कर रहे हैं, वो मैच हो जाता है और फिर ट्रांजैक्शन हो जाता है। एक क्यूआर कोड में एक सफ़ेद पृष्ठभूमि, जैसे कि आप दाहिने साइड में देखेंगे, इस तरीके का होता है। चाहे आप पेटीएम से पैसे भेजते हो या गूगल पे से भेजते हो, तो इस तरीके से बारकोड रीडर आता है। उसको आप जैसे ही उसके सामने आप अपना मोबाइल या फिर जहाँ पे भी आपके पास ट्रांजैक्शन करने का जो भी अकाउंट है उसको थ्रू स्कैन करते हैं, तो आपको अगर वो मैच हो गया तो आपका पैसा पे हो जाता है। तो क्यूआर कोड का आविष्कार पहली बार सन 1994 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। FSP फ्यूचर स्किल्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? CEDTI के थ्रू किया गया था, या नॉस्कॉम ने किया था, या मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किया था, या फिर NIELIT ने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नॉस्कॉम। एक्चुअली जो फ्यूचर स्किल्स पोर्टल है इसको ITS उद्योग के लिए, जैसे कि छोटी कंपनियां होती हैं, उसके लिए 10 उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सब कुछ जो भी चीज़ें हैं, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसको करने के लिए आप अगर कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो इसमें आप खोज सकते हैं, या फिर निरंतर आप इसके कौशल को सीख सकते हैं।
तो इसके लिए इसका जो FSP है, फ्यूचर स्किल्स पोर्टल, सो इसको नासकॉम ने लॉन्च किया था। तो फ्यूचर स्किल्स प्राइम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मिनिस्ट्री जो है, मंत्रालय है, और नासकॉम के नेतृत्व में IT उद्योग की एक संयुक्त पहल है। फ्यूचर स्किल्स आज नासकॉम सदस्यों के लिए उपयोगकर्ता के संख्या के आधार पर प्रति उपयोगिता वार्षिक दक्षता के रूप में उपलब्ध है। ये प्रश्न मैं फिर से रिपीट करता हूँ। FSP, जिसका पूरा मतलब है फ्यूचर स्किल्स पोर्टल, को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? CDTI ने लॉन्च किया था या नासकॉम ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किया था या फिर NIELIT ने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नासकॉम। फ्यूचर स्किल्स प्राइम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नासकॉम के नेतृत्व में IT उद्योग का एक संयुक्त पहल है। और ये जो फ्यूचर स्किल्स है, ये आज नासकॉम सदस्यों के लिए उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर प्रति उपयोगकर्ता वार्षिक सदस्यता के रूप में उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नासकॉम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? मॉडेम, साइबर स्पेस, डाउनलोड या फिर चुंबकीय भंडारण? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चुंबकीय भंडारण। देखिए, जो भी आप कोई भी सूचना इधर से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, तो या फिर कोई भी सूचना में कोई भी उसकी एक्टिविटी होती है, तो उसमें इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं करता है? मॉडेम सूचना को डिजिटल सूचना को एनालॉग में या फिर एनालॉग सूचना को डिजिटल में कन्वर्ट करता है या फिर उसको भेजता है। तो ये उत्तर वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये करता है, ये एक शब्दावली का पार्ट है। साइबर स्पेस जो है वो संगणक नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डाउनलोड, अपलोड, डाउनलोड, ये भी एक सूचना का ही पार्ट है या सूचना का ही एक तरीका है। तो चुंबकीय भंडारण ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक डिवाइस है। जैसे कि आप मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए एक डिस्क रखते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, या फिर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस आप रखते हैं, तो इसमें क्या है कि ये इन शब्दावली में नहीं आता, इसलिए इसका उत्तर होगा डी, जो कि गलत है। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।